हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो बच्चे काफी टाइम से यूपी एसआई की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे, जी हां, यूपी में एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 4,500 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सही है। अगर आप डेडिकेशन के साथ, अगर पहले से ही प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। कंप्लीट डिटेल देखेंगे, क्या क्या वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ देखने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीधा हम आपके सामने ओरिजिनल जो है नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप देख पा रहे होंगे सीधा सीधा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यह आपके सामने है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती 2025। ठीक है, सबसे पहली चीज ये नोट करने वाली है, पहला ही पॉइंट आपके लिए 12 अगस्त, आज 13 अगस्त है, 12 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है, तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। और तुरंत इस वीडियो को देखिए कंप्लीट और अपनी आगे की प्लानिंग कीजिए कि सिलेक्शन कैसे पाना है। आइए तो सीधा सीधा हम बात करें क्या क्या है, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला, मेल फीमेल दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस सर्विस पुरुष के लिए। और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष पुलिस बल पुरुष के लिए। और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। और अगर हम इसमें थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल में देखें, एक एक चीज को देखना, डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वेतन जो है रिक्त पदों पर वेतनमान, जो आपका सैलरी की रेंज है 9300 से 34,800 और आपका ग्रेड पे 4200 है, तो 4200 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब है। ठीक है, अब हम एक एक करके डेटा को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले ही कॉलम में उन्होंने टोटल वैकेंसी की बात की है, क्योंकि सारे बच्चे सबसे पहले पूछते हैं सर वैकेंसी कितनी है ये बताइए। तो वैकेंसी की बात करते हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के मिला के जनरल वालों के लिए है आपका 1705, 1705। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो है 422, ओबीसी की 1143 और अनुसूचित जनजाति के लिए 890 और जनजाति जाति के लिए 890 और अनुसूचित जनजाति के लिए 80। ठीक है ना, 82। तो एससी और एसटी कुल मिलाकर 4,242 ये वैकेंसी है। और अगर हम बात करें और आगे जाते हैं तो आप पाते हैं प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, इसमें भी वैकेंसी है और जो केवल पुरुष मेल के लिए है। जनरल वालों के लिए है आपकी 56, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 ये वाली वैकेंसी, ओबीसी वाले के लिए 36, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2, टोटल मिलाकर है 135, 135 वैकेंसी। तो ओवरऑल लगभग 450 के आसपास आपकी वैकेंसी बैठ जाती है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, तीसरी जो पोस्ट थी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सेवा बल में के रिक्त पदों के लिए श्रेणीवार, ये भी केवल मेल के लिए है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, ये भी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये वाला पोर्शन में। तो जनरल की बात करते हैं 25, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 6, ओबीसी की 16, एससी 12 और एसटी की 1, टोटल है आपकी 60 वैकेंसी। ठीक है, अगर एक और ले महिला बटालियन हेतु महिलाओं पुरुष के लिए, तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है आपका है, जनरल की बात करते हैं 47, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 10, ओबीसी की हम बात करें 27 और एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 1, टोटल है 106। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से ये क्लियर हो पाया।
तो कुल मिला के लगभग 4,500 वैकेंसी हैं और एक अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं कि सर आखिर फॉर्म हम कब कब फिल कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स क्या हैं, जरा वो बता दीजिए। आइए हम मेन डेट्स पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ऑनलाइन आवेदन की करने की जो डेट है, 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से ही फॉर्म फिल हो चुके हैं, स्टार्ट होने हो चुके हैं, और 11 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11 सितंबर तक। अगर मैं बोलूं फीस आप कब सबमिट कर सकते हैं, फीस आप 12 अगस्त कल से ही और 11 सितंबर दोनों सेम डेट है, कोई भी एक दिन आगे पीछे नहीं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि, मतलब कब वो एडजस्ट हो जाएगा, 12/8 से 13/9 तक वो मतलब उनको दिखाने लगेगा साइट पर। ये हो गई हमारी डेट की बात। साफ साफ एक चीज बहुत अच्छा मेंशन है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भाई। OTR सबसे ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, मतलब OTR सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन भी आया था OTR से रिलेटेड, तो अब OTR करना कंपलसरी है, तो इसको ध्यान से करिए। ये वन टाइम होता है, आपके आगे जितनी बार भी अप्लाई करेंगे केवल वो डेटा ऑटोमेटिक यहां से उठा लेता है। ये कहलाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। और आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। केवल इसमें यह लिखा है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें, और क्लियर है आपको होनी चाहिए, बाद में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पद हेतु वरीयता देना अनिवार्य है। इस चीज को ध्यान से देखिए, जब आप आवेदन भरेंगे तो आप प्रेफरेंस देंगे अभ्यर्थियों को, आपको वरीयता देना बहुत जरूरी है, प्रेफरेंस देनी बहुत जरूरी है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। एक बार आपने प्रेफरेंस दी, फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के अच्छे से आप उसको फॉर्म फिल करिए। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, कुल मिला के आप प्रेफरेंस साथ साथ ही फिल करिए और बहुत ध्यान से फिल करिए। आगे ऐसा ना हो कि जो कम वैकेंसी हैं वो आप पहले फिल कर दें, या जो आप अच्छे मार्क्स आए हैं और उसके बाद भी आप छोटी वाली पोस्ट पहले फिल कर दें, तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे आवेदन शुल्क की। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो आप अगर सामान्य स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, आप अगर EWS कैटेगरी के हैं, या आप OBC के हैं, तो आपको 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, 500 रुपीज आपकी फीस लगने वाली। लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको 400 रुपए लगना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे रखा है इन्होंने। राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं तो कॉमन है, आप भारत के नागरिक हो और ये सारी चीजें कॉमन ही हैं, बहुत कुछ इसमें इतना स्पेशल नहीं है इस वाले में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा है सारी चीजें। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, शैक्षिक अर्हता बहुत जरूरी है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कौन कौन क्वालिफाई है इस एग्जाम को देने के लिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन वाली डिग्री हो आपके पास, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई भी हो, ग्रेजुएशन है तो आराम से आप दे सकते हैं। डजंट मैटर आपके 33% है या 99% है, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ चीजें होती हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब ये हो सकता है कि आपके मेरिट अंक तालिका, मतलब आपकी जो है मार्कशीट वो अपलोड करवाएं और प्रमाण पत्र भी अपलोड करवाएं। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु अभ्यर्थी में सम्मिलित हुए अपेयर्ड या सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। भैया जो इन्हें क्या है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र, मतलब अपेयरिंग जो है ना, जो अपेयरिंग है
वो नहीं एलिजिबल, हमको डिग्री चाहिए, वो ये कह रहे हैं। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता, समक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी को होगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही सही बताना होगा, केवल इतना कहना चाहते हैं। अधिमानी अर्हता, अधिमानी का मतलब, अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि अधिमानी का मतलब आप क्या क्या एक्स्ट्रा आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, कोई नंबर नहीं है, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक करने पर जिसके पास अधिमानी अभ्यर्थता होगी उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब आप क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या क्या आपके पास और ज्यादा चीजें, जैसे इन्हें कहा ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। डोएक का बहुत सारे यूपी में एग्जाम होते हैं, तो डोएक के जो कंप्यूटर के ओ लेवल के कोर्स को कंपलसरी, सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया जाता है, यहाँ कंपलसरी नहीं है, इन्हें का प्रेफरेंस दी जाएगी अगर जिसके पास होगा। डोएक NIELIT सोसाइटी के कंप्यूटर के ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की, मतलब जो आपका अभी जो नई रिक्रूटमेंट चलती है अग्निवीर, तो अग्निवीर टाइप में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। चलिए ये मतलब NCC का अगर आपके पास वो है तो। आयु की बात कर लेते हैं भैया। आयु में बहुत सारे बच्चों को डाउट था और बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, आयु को बहुत अच्छे से देखते हैं नंबर 1, ठीक है। आयु में बहुत सारे बच्चों को डाउट था, इसको अच्छे से समझते हैं। साफ साफ लिखा आयु में, उप निरीक्षक नागरिक पुरुष या महिला के लिए अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 21 में आप एंटर हो चुके हों और 28 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, मतलब आपका जन्म 2/7/1997 1997 2 जुलाई से पहले का हो और 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए और मिड में होना चाहिए। यह किसका था? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष व महिला के लिए। दूसरी पोस्ट है आप जानते हैं इसमें, प्लाटून कमांडर PAC पुरुष या उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष या प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष पुरुष के लिए। वो कह रहा है कि आपको 1/7/2025 को, तो 1 जुलाई 2025 को काउंट कर रहा है ये डेट, 21 की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 हो, सेम वही है। आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी को हमने थोड़ा सा यहां अच्छे से दिखाया हुआ है। स्थिति है श्रेणीवार अधिकतम आयु में छूट जो तालिका है वो एक बार साफ साफ दिखाई हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे साफ साफ लिखा है अधिकतम आयु में छूट, श्रेणी में आयु में छूट। जैसे सामान्य श्रेणी के लिए 3 वर्ष में छूट है और कब से कब तक? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 2/7/1994 से लेकर इतने तक आपका जन्म हुआ होना चाहिए और इतने से इतने तक, ठीक है ना। वही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष के लिए छूट है और ये इतना इतना है, ये आप समझ पाए। तो आई थिंक ये मेन जो है मेन वही है एज वाला, और इसमें है इस संबंध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित आयु निर्धारित छूट, मतलब ये जनरल वालों को भी छूट दे रहे हैं। कुल मिला के ये है जनरल वालों को भी छूट मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। ये आपके सामने पूरा डिटेल है, ठीक है। चलिए ओ जनरल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके सामने पूरा जो भी है एज रिलैक्सेशन है वो पूरा इन्होंने दिखाया है। एक हेडिंग करके इसमें 2.10 चरित्र। अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सही प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में आपका समाधान किया जाएगा। मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे सबमिट वगैरह होता है, कोई आपके पास इलीगल वर्क ना हो, FIR वगैरह ये सब चीजें ना होनी चाहिए। तो चेकिंग होती ही है चाहे वो कैसा भी हो। चलिए ठीक है, ये कुछ वो बताया है और हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज इसमें और क्या है। भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर
इसमें कुछ इतना नहीं है। मेन पॉइंट पर आते हैं भाई, लिखित परीक्षा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यही है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 4 सेक्शनों में आपके पेपर को डिवाइड कर रखा है। सबसे ज्यादा जरूरी भैया यही पॉइंट है, यही पीपीटी आपके सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है। 4 सेक्शनों में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1 हिंदी पूछी जाने वाली है, सामान्य हिंदी, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, बहुत जबरदस्त, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के सामान्य हिंदी के। सेक्शन नंबर 2 मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये मूल विधि जो जनरली यूपीएसआई में ही ज्यादा पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 100 नंबर के, बहुत बेहतरीन तरीके से, घोंट के भी जाइए इन्हें। सेक्शन नंबर 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ये भी रीजनिंग ही है। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है। सबसे कमाल की बात है, जो बच्चे त्रस्त हैं कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश से आप बहुत अच्छे से बच गए, लेकिन यह है कि आप इसको डेडिकेशन से करें। दूसरी बात, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर 160 क्वेश्चन हो गए, 160 और 400 मार्क्स हो गए। ठीक है ना भाई, एसआई की पोस्ट है, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। चलिए, और इतना कुछ है नहीं। ओएमआर, ये परीक्षा ओएमआर आधारित प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा परीक्षा, और साफ साफ मेंशन है ओएमआर के बेस पर होगी। पर लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारणा वो इतना भैया, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ऐसा बोला गया है। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, 120 मिनट का पेपर होगा, जिसमें पर्सनों की संख्या 160 होगी, ये भी लिखा हुआ है। लिखित परीक्षा में 4 भाग सेक्शन जो हम देख चुके हैं। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तरक पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न उत्तर हेतु 4 विकल्प ये होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक का विकल्प चुनना है जो कि सही है, ये कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिए, ओएमआर उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां होंगी, 3 उसकी कॉपी होंगी। एक मूल कॉपी होगी, स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी। द्वितीय कॉपी बोर्ड रखेगा, और तृतीय कॉपी अभ्यर्थी के पास होगी। तो जो आपको कॉपी मिलती है फॉर प्रूफ, क्योंकि आजकल कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, प्रूफ, आप अगर डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं और आगे सिलेक्शन लेते हैं, तो उस प्रूफ को आपके लिए काम आती है, जो भी इसमें होता है। तो इसको अपने पास रखना। ज्यादा डिटेल हमें कहां मिलेगी? upbpd.gov.in पर, upbpd.gov.in पर ज्यादा डिटेल आपको इस पर मिलने वाली है। चलिए, आई होप। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी भाषा को अंकित प्रश्न मान्य होगा। देखो, यूपी में हिंदी लैंग्वेज की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन फिर भी साफ साफ मेंशन है, अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और हिंदी के बेस पर करते हैं, और इंग्लिश अगर वो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है, तो इंग्लिश को करेक्ट माना जाएगा। साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और चलिए, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानसिक परीक्षा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। मेन पॉइंट इसको देख लेते हैं, शारीरिक मानसिक परीक्षा में कुछ है क्या, यहां देखते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, भैया बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जैसे ही एसआई का नाम सुनते हैं, सर हाइट कितनी चाहिए? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य ओबीसी वर्गों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। 168 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं। सामान्य
अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर अनिवार्य होना चाहिए। साफ साफ लिखा है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य एवं ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 कितनी हाइट है 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए 152। अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए यह 147 147 न्यूनतम हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है ना। और वजन महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ही चाहिए 40 किलोग्राम मिनिमम वेट होना ही चाहिए। चलिए भाई एक बात कर लेते हैं फिजिकल जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये देखिए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका सही होगा जो फिजिकल जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं वो सही पाया गया। अब आपका जो को फिजिकल होगा साफ साफ लिखा है इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहम होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 4.5 लगभग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में दौड़ पूरी करनी है। महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में तय करनी है तो लगभग आधी है लेकिन टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा है। तो मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में, फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में, है ना। ये फिजिकल है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ये आपको दौड़ना होगा। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर ही दौड़ पूरी नहीं करते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए तो कॉमन सेंस है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ज्यादा डिटेल आप uppbpd.gov.in पर जाकर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से चयन एवं अंतिम योग्यता, ये आई थिंक आप अच्छे से देख चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे चलें, आइए। अच्छा, एक चीज इसमें मेंशन है, एक चीज बहुत अच्छी मेंशन है इसमें, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं उनको 10% जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण है। अधिनियम 2020 दिनांक इतने के अनुसार किया जाएगा, मतलब आपको 10% सीट आपके लिए रिजर्व है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। हाँ जी, मुझे लगता नहीं आपको कोई इसमें डाउट होगा, ये पूरा उन्होंने दिखाया कि वर्टिकल किस तरह से रिजर्वेशन है, कितना रिजर्वेशन है ना। ये हॉरिजॉन्टल आपका वो पूरा है, रिजर्वेशन का डिटेल है। चलिए, इसमें कुछ इतना नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज देखते हैं, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों से कोई वो नहीं है, वो अलग है। आ जाइए, अब मेन ये है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसको समझ लो। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना ओटीआर पंजीकरण करेंगे, यह बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूर्ण विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। ठीक है ना। ओटीआर बहुत ध्यान से करना, एक बार होगा और काफी जो भी वैकेंसी आएंगे आगे उससे कनेक्टेड होगा। ठीक है। bhavan.nrsc.gov.in आधार पर प्रक्रिया करके आप ये आधार कार्ड वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप बोलेंगे तो हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना देंगे। नीचे कमेंट करके बताइए
क्या आपको ये चीजें आपको OTR के समय चाहिए, यूनिक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, OTR ईमेल आईडी। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है, फॉर्म कैसे फिल करना है, नीचे कमेंट करना, हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये सब डिटेल है कि फोटोग्राफ कितनी होनी चाहिए। आप चाहें तो अच्छे से साइज वगैरह है आपके, जैसे साइन करेंगे तो कितने कितने mm कितने साइज होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और कुछ नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है पदों की वरीयता का चयन अभ्यर्थियों द्वारा उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर निम्न विकल्पों में से उनके पात्रता के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से वरीयता का चयन करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी इनमें से अपना विकल्प प्रेफरेंस देंगे। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर PAC उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल। महिला अभ्यर्थी वरीयता देंगी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला PAC और महिला बटालियन, ठीक है ना। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों में से ये साफ साफ, ठीक है ना। चलिए, शुल्क हम बता ही चुके हैं 500 और 400, वो आप आजकल कैसे भी पे कर सकते हैं, UPI के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। चलिए, और एक बार इसको लिखित परीक्षा का प्रमाण वो देख लेते हैं हम, क्या सिलेबस देख लेते हैं फटाफट। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस, आपका सिलेबस ये तो हम डिस्कस कर ही चुके। हिंदी मूल विधि, मैथ्स और रीजनिंग, सीधा सिलेबस। हिंदी का सिलेबस ये है भाई, हिंदी एवं सामान्य हिंदी। देखिए, हिंदी एवं सामान्य हिंदी, सामान्य भारतीय भाषाएं, 2 हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सव, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कालवाच्य, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, है ना। जैसे नीचे है ये विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, 3 अपठित बोध, 4 प्रसिद्ध कवि और लेखक एवं उनकी प्रसिद्धि, ठीक है ना। ये आपका मूल विधि है। मूल विधि में भारतीय न्याय संहिता BNS एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिला, बच्चे, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने के संबंधी विधिक प्राविधान, ये सारा पूरा है आपके सामने। ये पूरा मूल विधि है। मूल विधि के पूरा, मूल विधि से साथ साथ देखिए, मूल विधि के साथ साथ सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकरण और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, करंट, स्टैटिक्स, और आपका मूल विधि जो है लॉ से रिलेटेड कंप्लीट है आपके सामने, ठीक है ना। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, सारा, कंप्यूटर वगैरह भी आ चुका है इसमें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समावर्तक, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स, ग्राफ, ये सारी चीजें। इसी को हम अगर रीजनिंग में भी देखें तो रीजनिंग में भी देखो, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, और आपका DI, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी रीजनिंग का पोर्शन है। आपका डायरेक्शन, सीरीज कंप्लीशन, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट, वेन डायग्राम, चार्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्लीट आपके सामने ये। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं बच्चा, पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ऑफर है आपके सामने, और बस मेन है कि आप इसमें अच्छे से लगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके रिलेटेड डाउट हो नीचे कमेंट करिए, फॉर्म कैसे फिल करना है, OTR कैसे करना है, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उसके रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।